नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में। और इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के बहुत ही पुराने और मशहूर कॉलेज हिंदू कॉलेज में, और जहां हम करने पहुंचे हैं युवाओं से चर्चा। ये सेगमेंट आपका पसंदीदा है और मेरा भी पसंदीदा है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है फर्स्ट टाइम वोटर से, युवाओं से, कि वो किन मुद्दों पर अपनी वोट की चोट देंगे और वो अपने प्रदेश के लिए क्या चाहते हैं, हरियाणा के लिए क्या चाहते हैं। यहाँ की जो युवा है वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी, और उनके जहन में लोकसभा चुनाव के बाद ये जो जिम्मेदारी अपने राज्य के लिए सरकार चुनने की आई है, तो वो कैसे देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करेंगे या फिर अपने प्रदेश के मुद्दों पर वोट करेंगे, खासतौर पे सोनीपत के मुद्दों पर वोट करेंगे, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए युवाओं से चर्चा शुरू करें। उससे पहले आपको बता दें कि सोनीपत ये जो सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जहां बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मेयर निखिल मदान को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने विधायक जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं को फिर से मौका दिया है, सुरेंद्र पवार को। वो इस बार चुनाव मैदान में है और चुनाव मैदान में उतरने से पहले जेल से बाहर आए हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था और ठीक चुनाव से पहले जेल से बाहर आए हैं। यहाँ के अगर जातीय समीकरण की हम बात कर लें तो जातीय समीकरण में यहाँ पर जो पंजाबी वोटर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ओबीसी और जाट वोटर्स का तो अपना एक वर्चस्व है भी। लेकिन क्या ये मुद्दे हमारे युवाओं को कहीं से भी प्रभावित करते हैं चुनाव में? क्या जाति धर्म के आधार पर हमारे वोटर्स वोट करते हैं, युवा वोटर्स? ये सब समझने की हम कोशिश करते हैं, और अपने कैंडिडेट को किस तरीके से देखते हैं, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, उनके उन नेताओं के प्रभाव में किस तरीके से वोट करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपसे जानना चाहेंगे कि सोनीपत के वोटर हैं आप, क्या पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ जी। यू आर द फर्स्ट टाइम वोटर। हाँ जी। तो क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट करेंगे, और कितने उत्साहित हैं आप पहली बार मतदान करने के लिए? पहली बार वोट कर रहा हूँ तो उत्साहित तो हूँ। मोस्टली तो हमारी यही है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिले, यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इतना। यानी कि सीधे तौर पे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आप लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तो मोदी सरकार लेकर आई, क्या उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? हाँ, अभी स्टार्टिंग है, अभी पॉलिसीज नई नई आती रहती हैं, तो ये जस्ट स्टार्ट है, और भी चेंजेस आएंगे। हर चीज़ को आप जैसे चेंजेस आएंगे तो उस हिसाब से और चीज़ों का भी होगा, बस और कुछ खास नहीं है। और रोजगार को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकारें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब सोचने की जरूरत है? मैम, अभी सबको ही पता है मैम, गवर्नमेंट जॉब्स में आप जैसे आप तैयारी करते हो तो उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखोगे तो थोड़ी मतलब आपको काफ़ी टफ फाइट करनी पड़ती है कंपटीशन वाइज में, बट वैसे चेंजेस कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड। यानी कि इस पे काम करने की जरूरत है सरकार को। आपके लिए क्या मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी, मैं तो वही है कि जो मेरे लिए मेरे हित के लिए भी सोचे और समाज के लिए भी उसी के लिए ही कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो भी है उसको ठीक बेहतर करे, और फिलहाल तो यही है मैम। जी। और ये बताइए कि सोनीपत में कितना काम हुआ है? क्या यहाँ के काम से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, एजुकेशन से, तमाम जो चीजें जो एक आम इंसान सोचता है कि भाई मेरे शहर में ये चीजें होनी चाहिए, वो नजर आता है सोनीपत में? जी, नॉर्मली वैसे मैं बताऊं तो मैं पलवल का रहने वाला हूँ। चलिए ठीक है। अपना जो भी बताता हूँ कि सोनीपत में जो भी है यहाँ का माहौल और सब चीज़ अच्छी है। सब व्यवस्था जो भी है बहुत अच्छी है, सड़कें भी वगैरह, कॉलेज की भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप बताइए किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं आप? मैम, इस पे ये कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए और ये एम्प्लॉयमेंट, बस यही है मैम। तो आप रोड की बात कर रहे हैं, तो क्या सोनीपत में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है? जल जमाव, मैंने क्योंकि कई लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि सड़कें बहुत बदहाल है यहाँ की। तो ये बताइए कि 10 साल से तो बीजेपी सरकार है, तो क्या इस ओर ध्यान नहीं गया उनका? नहीं मैम, यहाँ पे पानी भर जाता है जब बारिश वारिश होती है, और जाम भी बहुत है मैम यहाँ पे। और उस साइड से मैम ठीक भी है, राय की साइड। तो अगर रिपोर्ट कार्ड देने की बात आए, 10 साल की एक सरकार जिसने काम किया है, तो आप कैसे देखते हैं बीजेपी को? काम किया है उसने, या फिर
कुछ बदलाव के मूड में है? नहीं मैम, जैसे हाईवे वाईवे तो मैम सही बना दिया है, और हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी सही है मैम, ठीक है मैम ओवरऑल। चलिए, अब यहाँ पर लड़कियां भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप पहली बार वोट कर रही हैं या पहले कर चुकी हैं लोकसभा चुनाव में? कर चुके हैं मैम पहले। अच्छा, तो फिर तो अब अनुभव आ गया है। तो ये बताओ कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो लोकसभा में बहुत प्रभावी रहते हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी है क्या? मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं या राहुल गांधी बोलते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं, जातीय जनगणना की बात बोलते हैं, आरक्षण को लेकर बोलते हैं, वो मुद्दे हैं, या फिर बिल्कुल जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं कि हाँ मुझे सड़क, पानी, बिजली, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करोगी? मैम वैसे तो दोनों ही मुद्दे मतलब कि ज़रूरी होते हैं, पर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि भई अपने लोकल जो लेवल है उस पे हमें सुविधा तो मिलनी चाहिए। तभी तो भई आगे के हम सोच सकेंगे ना। तो पहले हम यही तो देखेंगे कि भई हमारे पास कितनी सुविधाएँ दे रही है सरकार। जैसे अभी है हम मैं गाँव से आती हूँ, सनपेड़ा गाँव से, तो हमारी जो गाँव की सड़क है वो 7 साल से टूटी हुई है। तो हम बहुत बार उसकी एप्लीकेशन वगैरह भी दे सकते हैं, तो वो अभी बननी स्टार्ट हुई है, अभी भी वो ठीक से नहीं बन रही। तो फिर जब ये गाँव के मुद्दे ठीक नहीं होंगे तब तक हम देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अच्छा, ये बताओ कि शहरी इलाकों में तो लोग बोलते हैं कि हाँ काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, और सरकार की तरफ लोगों का एक रुझान भी दिखता है कि नहीं इन्होंने काम किया है। गांव का क्या रिपोर्ट कार्ड है? क्योंकि तुम गांव से आती हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहां के लोग, उन लोगों का क्या मूड है? काम हुआ है, खुश हैं? 10 साल की सरकार ने वहां पर विकास किया है? नहीं मैम, जैसे मैं अपने गाँव की बता रही तो नहीं है, क्योंकि 7 साल से तो हमारे गाँव की सड़क टूटी हुई है। जब इतनी बार एप्लीकेशन वगैरह देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, तो आप सोच ही सकते हो। सोनीपत आने में तुम्हें कितना समय लगता है? मैम 1 घंटे के करीब। और कितना दूर है यहाँ से गाँव? मैम 25 किलोमीटर के अराउंड। 1 घंटा लग जाता है आने में। यस मैम। और सड़क टूटी हुई है तो फिर ऑटो वगैरह भी नहीं मिलते टाइम पर। तो रोडवेज़ वगैरह का ये है कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भई वेट करो। और गाँव में स्कूल की बात करें और बाकी सुविधाओं की बात करें, वो सुविधाएँ देखने को मिलती हैं, और बेटियों को लेकर जितने वादे हैं सरकार के, वो दिखती हैं? हाँ मैम, गाँव के स्कूल की अच्छी वो है हाल, ठीक है, सभी टीचर भी अच्छे हैं और जैसे स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है और लड़कियों को लेकर भी गाँव में अच्छा माहौल है। कोई वो नहीं है कि भई पढ़ने वगैरह में किसी चीज़ में लड़कियों को रोक के, हर चीज़ में लड़कियाँ आगे हैं हमारे गाँव में। आप में से और कितने लोग गाँव के क्षेत्र से आते हैं? सब गाँव के ही एरिया से आते हैं। तो ये बताओ कि लड़कियों के क्या मुद्दे हैं? इस बार किन मुद्दों पर तुम लोग वोट करोगे? क्या वुमेन सेफ्टी भी एक मुद्दा है दिमाग में? यस मैम, यस वुमेन सेफ्टी तो सबसे मेन है। आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे माहौल मिलता है हमें, अभी मतलब जैसे पहले के टाइम को देखे और अब के टाइम को देखे तो फैमिली में, गांव के लोगों में बहुत सारे चेंजेस है, उनकी सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी मतलब अभी भी उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है कि अभी प्रॉपर तरीके से वो, कि अभी ये बोल दे कि हम वहां जा रहे हैं तो मतलब फ्रीली जाने दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहती है ये चीजें सेफ्टी को लेके, कि हमारे बच्चे कहीं बाहर जा रही है तो मतलब वो सेफ रहे, उन्हें मतलब कोई ऐसे वैसे इंसान ना आपके आपके प्रदेश की जब बात आती है तो कहा जाता है ये पहलवान पहलवान बेटियों का प्रदेश है। हरियाणा की बेटियां जब पदक लेकर आती हैं तो पूरे देश का जो सीना है वो गौरव से चौड़ा हो जाता है ना। तो जिस जिस मिट्टी से ऐसी पहलवान लड़कियां होती हैं तो वहां बाकी लड़कियों का भी तो वही ताकत वही दम तो होता होगा। तो सोचना पड़ता है क्या कॉलेज तक आने में? मैम ये चीज तो हमारे घर वालों ने बोल रखी है, कुछ हो ही कोई कैसा भी टकरा जाए खुद देख लेना, आगे जो होगा हम खुद संभाल लेंगे। किसी का सिर फोड़ के आओ, कुछ हो, बस तुम गलत नहीं होने चाहिए, अगला कुछ हो अपने तोड़ फोड़ के आ जाओ, हम अपने आप देख लेंगे। यही यही सुनना चाह रही थी मैं। है हमारे घर वालों के, और मैं तो आई विश मतलब टच वुड मैं इस चीज से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरी फैमिली की सोच बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या बोलते हैं आप? क्या हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? उन्हें उन्होंने कभी मतलब मेरे को तो कभी भी, हमारी मतलब हम 2 सिस्टर्स हैं, उन्हें कभी भी ये हमें ये बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कि तुम बेटी, मतलब आज तक हमारे मन में ये कभी सोच नहीं आई है कि काश मैं लड़का होती। आज तक मेरे मन में कभी ये सोच नहीं आई है। इस चीज से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स इस सोच में काफी अच्छे हैं, और आई थिंक अगर इतना कुछ चेंज हो रहा है तो इस चीज में डेवलप आएगा और भी ज्यादा। अगर अच्छी सरकार आएगी तो घर वालों की भी कहीं ना कहीं और भी सोच ज्यादा डेवलप होएगी। चलिए कुछ और लड़कियों से भी बात कर लेते हैं। पहली बार कौन वोट कर रहा है? आप वोट कर रहे हो पहली बार? अच्छा, तो आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं ये बताइए? मैम शिक्षा, महँगाई मैम जैसे कितनी ज़्यादा हो रही है तो ये देख के, और मैम वुमेन सेफ्टी सबसे ज़्यादा तो यही है। जैसे आजकल हालात चल रहे हैं तो बस यही चाहते हैं कि सेफ रहें हम। कैसे हालात हैं?
हरियाणा के हालात बताओ, सोनीपत के हालात बताओ। हम सोनीपत में तो सब ठीक है, लड़कियों के हालात इतने ज़्यादा खतर मतलब बुरे नहीं है, बट जैसे और प्रदेश में देखते हैं तो डर लगता है। तो बस ये वुमेन सेफ्टी मैम, शिक्षा मैम, महंगी होती जा रही है बहुत ज़्यादा शिक्षा, तो चाहते हैं कि कम हो, जो गरीब बच्चे हैं वो भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई ले सकें। और बस मैम। आप किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा, आप बताइए। क्या क्या चल रहा है दिमाग में, कैसी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी भी वादे कर रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है, इन लोगों के मैनिफेस्टो में तमाम वादे हैं, लड़कियों के लिए वादे हैं। इस बार तो कांग्रेस भी वादे कर रही है कि महिलाओं को रुपए दिए जाएंगे। तो इन चीजों का असर पड़ता है? सोचते हैं कि हाँ, एक तब्दीली भी होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, या फिर जो मौजूदा सरकार है नहीं वो काम कर रही है, उसको आगे और मौका मिले? क्या सोच रहे हैं? ये सोचने वाली बात हो गई। हाँ, यही सवाल लेके लड़कों के पास आऊं क्या? ऐसा सोचते हैं आप लोग कि जो मैनिफेस्टो है, दोनों ही सरकारें इतने सारे वादे कर रही है, तो कैसे आप लोग कंपेयर करते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर इनेलो, जेजेपी, इनके कैंडिडेट्स को भी आप लोग परखते हैं? मैम, जो मैनिफेस्टो आता है ना, पब्लिक मैनिफेस्टो देके वोट तो कर देती है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद उस मैनिफेस्टो पे चेक कोई नहीं डालता कि ये मैनिफेस्टो में ये चीजें आई थी। 5 साल इंतजार करो। 5 साल इंतजार करो, अगला मैनिफेस्टो आएगा, किसने क्या निकाला है उसके। जो हमारी मेंटलिटी है, हालांकि अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो मेंटलिटी चेंज हो रही है, लेकिन पहले क्या होता था कि इलेक्शन से 6 महीने पहले सरकार ने काम करने शुरू किए। जो लोगों की मेमोरी है ना, वो लॉन्ग टर्म ना होके शॉर्ट टर्म रहती थी कि 6 महीने में ये किया है गवर्नमेंट ने, तो वो वही याद रखते थे। फिर 5 साल बैठ के इंतजार करो। लेकिन अभी जैसे मैनिफेस्टो आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मैनिफेस्टो को लेके तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मैनिफेस्टो को देख के वोट कर रहे हो ना, तो 5 साल तक उस मैनिफेस्टो पे आप चेक रखो कि इन्होंने ये मैनिफेस्टो में लिखा था, ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। और डेमोक्रेसी में सबका राइट है कि अगर आप मैनिफेस्टो पे चेक रखोगे तो आप क्वेश्चन पूछने का राइट रखते चलिए, हो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आम जनता को मैनिफेस्टो भी चेक करना चाहिए कि जो पिछले चुनाव में वादे किए थे उसमें से कितने टिक हैं, कितने क्रॉस हैं, ये चेक करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। दूसरा ये सवाल है कि ये जो दोनों ही कैंडिडेट हैं, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखिए तो एक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, जेल से बाहर आए हैं सुरेंद्र जी, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं आपके मदान जी, जो पूर्व मेयर भी रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के ऊपर ईडी का शिकंजा है, और फिर वो कांग्रेस से बीजेपी आ गए। तो जब ऐसा बैकग्राउंड होता है दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट का, तो वो एक युवा के तौर पे आप कैसे? मैम, ये बात केवल सोनीपत तक सीमित नहीं है जो आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे हो। इस बार ये पूरा फेरबदल पूरे हरियाणा में देखने को मिला है हमें कि जिन इस बारी ना पार्टीज ने अपनी प्रेफरेंस से वो कैंडिडेट्स चुने हैं, ना कि पब्लिक की प्रेफरेंस से जिनको पब्लिक चाह रही थी। अगर मैं खाली कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें दोनों पार्टीज के साथ सेम हुआ है। जैसे मैं गोहाना से बिलोंग करता हूँ, मैं बड़ौदा हल्के में आता हूँ, तो हमारे वहाँ ये सेम चीजें हो रही हैं। जैसे कपूर नरवाल है हमारे वहाँ पे, तो जब बाई इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे कपूर नरवाल को कांग्रेस की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि भाई आपको टिकट मिलेगी। अभी वहां वो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वो अपना पंचायत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े। तो जो आप चीज कह रहे हो कि सोनीपत में भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें बस सोनीपत में है, पूरे हरियाणा में ये चीज फैली। और इसी के कारण बीजेपी से लोग बदल के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से लोग उठ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो वो लोग अब अपना फायदा देख रहे हैं। अगर कैंडिडेट्स अपना फायदा देख रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारा फायदा कहाँ है। क्या निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो इस बार के हरियाणा चुनाव में कुछ खेल करेंगे बड़ा? देखो, मेरा ये मानना है कि मेरे को नहीं लगता कि किसी की भी पूर्ण बहुमत आ सकती है। तो हाँ, मेरा ये मानना है कि इस बारी जो निर्दलीय कैंडिडेट्स होंगे उनका एक मेजर रोल रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। पिछली बार जेजेपी किंग मेकर बना था, इस बार जो है निर्दलीय किंग मेकर बनने के उसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग अभी आप सोनीपत राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, तो ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी को सुनते हैं आप लोग ध्यान से, या फिर मोदी जी की बात अभी भी समझ में आती है? नहीं, पॉलिटिकल तौर पे हम किसी को ऐसे नहीं सुनते, अपने कैंडिडेट्स को देखते हैं, उनके मुद्दों को देखते हैं, वो हमारे लिए कितना क्या कर सकते हैं, क्या वेलफेयर प्रोग्राम उनके हमारे लिए रहेंगे, तो इस चीज को हम देखते हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं या मोदी जी जो कहते हैं उस, और अपने कैंडिडेट्स को साथ में वो प्रमोट भी करते हैं कि भाई मेरे कैंडिडेट को वोट दीजिए, लेकिन जो वो मुद्दे उठाते हैं, क्या उसका असर होता है विधानसभा चुनावों में?
पता नहीं असर इतना तो ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो वो कुछ ऐसा देखते हैं कि हमारे लीडर ने कुछ कैरिज्मेटिक कुछ किया है, तो वो उसी चीज़ को देख के करते हैं। अभी जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था अभी, मतलब कि प्रेफरेंस डिसाइड करना ये वो, बट जैसे आसपास में पूछते हैं कि अभी किसको वोट देंगे, तो लोगों का मेजरली यही है कि जो करंट गवर्नमेंट है उससे थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है। हाँ, तो अब उनसे रीजंस पूछेंगे आप कि क्या रीजंस है, तो वो मोस्टली जो नेशनल रीजंस हैं वही गिनाते हैं। तो मतलब ये राष्ट्रीय मुद्दे ही बताते हैं। और ये जैसे बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, अमित शाह जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि हमने 370 हटाया, हमने राम मंदिर बनाया, तो ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो क्या कहीं भी जहन में? नहीं, इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है। वो अभी जैसे कि जो अभी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मेजरली जो एक किसान बैकग्राउंड से लोग हैं, अभी जो उसमें नहीं है, वो जैसे अग्निवीर स्कीम को लेकर इनको मतलब काफी बैकलैश फेस करना पड़ा है। तो बस यही है लोगों के माइंड में, ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो फिर अग्निवीर को लेकर भी अमित शाह बार बार सफाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो संदेश वो वहां से हरियाणा को ही दे रहे हैं। तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है, कितनी नाराजगी है? ऐसा कहा जाता है जाटों में बहुत नाराजगी है, किसानों में बहुत नाराजगी है, और जो युवा हैं उनमें अग्निवीर स्कीम को लेकर बहुत नाराजगी है। तो युवा वोटर्स को क्या ये पूरी तरीके से इस बार इन्फ्लुएंस कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मतलब जितना वो क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उतना पहुंच रहा है। कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। जी जी है। और कुछ मतलब उनका जैसे कि अभी जो ज्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं है, वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा कैच भी नहीं कर पाते कि गवर्नमेंट किस डिटेल में आप वो कोई भी स्कीम है या अग्निवीर के बेनिफिट्स वगैरह, तो उनको बस यही लगता है कि नहीं, जैसे कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, टेम्परेरी है। तो मतलब ज़्यादातर बैकग्राउंड जो है उनका यही है कि वो अपने मेन लीडर को इसी तरह देखते हैं। ठीक है, राहुल गांधी फिर इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं, और राहुल गांधी आरक्षण की भी बात करते हैं, जातीय जनगणना की भी बात करते हैं। कोई इस पर बोलना चाहेगा? राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी की बातें आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर जो उन्होंने यूएस में कहा, वो बातें युवा सोचते हैं उसके बारे में? लगता है कि वो सही बोल रहे हैं? कितने सहमत होते हैं आप लोग उनकी बातों से? मैम, जाति के हिसाब से वो जैसे एससी के लोग हैं उन्हें ज़्यादा आरक्षण देते हैं, और जो जनरल के हैं उन्हें कम देते हैं। आपका मतलब ओबीसी? ओबीसी वालों को कम देते हैं, लेकिन एससी वाले इसका फायदा उठा जाते हैं, उनकी मेरिट लो लगती है, और ओबीसी वालों की ज़्यादा लगती है मेरिट, जिसकी वजह से रिजल्ट पर असर पड़ता है। जातीय जनगणना की जो बात कह रहे हैं कि हम करवाएंगे जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, तो आपको लगता है कि उसकी जरूरत है? होना चाहिए मैम। यस मैम। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में? मैम मतलब ये है कि अभी रिजर्वेशन में इन्होंने क्रीमी लेयर लाई थी, तो मैम जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा। मैनिफेस्टो में भी उन्होंने 10 लाख तक रखा है क्रीमी लेयर को। हाँ जी मैम, जो मतलब यो एक के बाद एक ही परिवार वाले बनते जाते हैं मैडम ये। अब जिनको जरूरत है वो तो बनते नहीं। अब ये राहुल गांधी इसका तो विरोध कर रहे हैं मैम ये। तो मतलब उनकी बातों को भी आप लोग फिर सुनते हैं? नहीं मतलब ऐसी ऐसी बात तो सुनी जाती है मैम, हाईलाइट हो जाती है। तो ये वोट करते वक्त ये मुद्दे रहेंगे क्या दिमाग में, या सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस और अपना प्रोग्रेस, एजुकेशन, जॉब, ये? हाँ जी मैम, ये रहेंगे जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये प्राइवेट सेक्टर तो मैम बहुत अच्छा कर रहा है वैसे यहाँ पे। बस यही है मैम। चलिए, और भी लड़कियों से बात कर लेते हैं, कुछ और लड़कियां भी हैं। आप बताइए किस मुद्दे पर इस बार आप वोट कीजिएगा? एजुकेशन में। एजुकेशन। लड़कियों को कितने मौके मिल रहे हैं? आप कॉलेज में यहाँ पढ़ती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं जैसे ही यहाँ से डिग्री लेके निकलूंगी, मुझे पता है कि यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी मुझे आसानी से मिल जाएगी? कितना आत्मविश्वासी आप महसूस करती हैं? अगर मेहनत करते हो तो मिल जाएगी आपको। ये विश्वास है, जी। है ना? जी। और ये जो रिजर्वेशन की बातें होती हैं या लड़कियों को खास प्रेफरेंस देने की बात होती है, क्या आप लोग इसको सही मानते हैं? जरूरत है इसकी? जी, क्योंकि हर फील्ड में अगर लड़की आगे होगी तो वो जैसे घर को संभालती है वैसे देश को भी संभाल सकती है। और ये जो मैनिफेस्टो में इतने वादे हैं, रुपए पैसे देने की बातें हैं, इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? मैनिफेस्टो तो मैम सबके अपने राजनीति के अपने पर्सनल व्यूज है। हाँ। ये पब्लिक के सामने रखते देते हैं, बट इसके पीछे मुझे नहीं लगता मतलब सारे के सारे ये मतलब जो मैनिफेस्टो ये कंप्लीट कर पाते हैं। कुछ ना कुछ तो इसकी पेंडिंग होती है। और आप में से और कोई बात करना चाहेगा? आप किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? मैम मेनली तो नौकरी के लिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको, रोजगार को लेकर सरकारों को जितना काम करना चाहिए वो हुआ है, या फिर किस परिवर्तन के बारे में आप सोच रही हैं?
मैम वैकेंसीज उस हिसाब से नहीं निकलती हैं, मतलब लाखों में बच्चे मतलब एग्जाम में बैठते और वैकेंसीज बिल्कुल थोड़ी सी होती हैं। लोकसभा में भी ये रोजगार का मुद्दा था, ये विधानसभा में भी है। हरियाणा सरकार ने कितना काम किया है लड़कियों के लिए या यूं कहें युवाओं के रोजगार के लिए? आपको लगता है कि हाँ वैकेंसीज प्रॉपरली निकलती हैं, अगर हम उसमें अपियर हों, अच्छे से मेहनत करके एग्जाम दें तो नौकरी मिल सकती है? मैम वैकेंसीज तो हरियाणा में प्रॉपर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो डेफिनेटली ज्यादा नंबर में वैकेंसीज आएंगी। तो आप किसको सुनती हैं ज्यादा, प्रियंका गांधी को सुनती हैं या राहुल गांधी को सुनती मैम हैं? इन नेताओं को सुनती हैं या यूं कहूं कि बीजेपी के नेताओं को मैं नहीं सुनती, कांग्रेस को सुनूं या ना सुनूं? यस मैम, बीजेपी के नेताओं को मैं कभी नहीं सुनती। तो इसी को कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। चाहे कांग्रेस का कोई नेता बहुत पसंद हो या ना हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी के नेताओं की बातें भी नहीं समझ में आ रही है, इसे ही कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी। और 10 साल के बाद आम जनता ऐसे सोचती है कि भाई किसी और को मौका दिया जाए, जो वादे किए थे आपने वो पूरे नहीं हुए तो किसी और को मौका दिया जा सकता है। जल्दी से एक वुमेन सेफ्टी पे हम बात कर लेते हैं। हरियाणा में पहलवान बेटियों का मुद्दा बहुत गरमाया था, पूरे देश में गरमाया था। आपको लगता है जो पहलवान बेटियां थी, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिस मुद्दे को लेकर वो उठाई थी, उनमें से विनेश फोगाट अब चुनावी मैदान में भी हैं, उनका स्टैंड बिल्कुल सही था? बोलना चाहेंगे कुछ इस पर? नो मैम। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने फॉलो किया था विनेश फोगाट को? नो मैम। नहीं, क्यों? आपके प्रदेश की इतनी बड़ी जिसे हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स स्टार, और पूरा देश उनके साथ था, जब पदक से वो चूकी, डिस्क्वालीफाई हुई, तो आपने उनको फॉलो नहीं किया और फिर पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने? मैम जैसे वही खिलाड़ी है वो, उसको पॉलिटिशियन के इतनी क्या पता है। तो ये तो वही वो बात होगी कि भाई बीजेपी सरकार ने साथ नहीं दिया तो कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस साथ नहीं देगी तो बीजेपी सरकार में चला जाए। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मतलब जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया वो बातें अब पीछे रह गई पॉलिटिक्स में आने से। ये गलत था कि भाई उसको पदक नहीं मिला, इसमें साथ है। पर ये कोई वो नहीं होता कि भाई अभी मान लो कि मेरे को कोई सरकार कुछ दे रही है तो मैं उसके साथ, अगर जो थोड़ा सा कुछ खिलाफ कर दे तो दूसरी सरकार में चले जाए, ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो ये पहलवानों का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है इस बार चुनाव मैदान में? नहीं मैम। आप बताइए, आप कैसे देखती हैं? लगता है कि ये मुद्दा है लोगों के जहन में, लड़कियों के जहन में? नो मैम। नहीं है ये मुद्दा? यस मैम, होना चाहिए और ये मुद्दा, क्योंकि मैं खुद 3-4 साल एक प्लेयर रह चुकी हूँ। मेरे को पता है कि किस हिसाब से कोचेस होते हैं, वो किस हिसाब से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। मेनली जैसा मैंने देखा है, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा होता है। ऐसे कोई ना मानने वाली बात नहीं है कि कोई जिस हिसाब से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस बात को लेके किया था कि वो नहीं थी, हो सकता है उनके साथ हुआ हो। हमारी भी बहुत सारी हमारे साथ खेल रही थी लड़कियां, हमने भी देखी है ये चीज कि ऐसा होता है। आप क्या खेलती हैं? मैं अभी तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। मैं पहले हॉकी खेलती थी। मैंने आपने ड्रॉप क्यों किया? आप इतना अच्छा खेल खेलती थी, हमारा राष्ट्रीय खेल आप खेलती थी, तो आपने हॉकी खेलना क्यों छोड़ा? वो थोड़ा सा फैमिली कंडीशन भी, और मैम उस टाइम पे घर की थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसे परसीव नहीं कर सकती थी आगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया ऐसा नहीं है, नहीं होता है। तो आपको लगता है कि हर एक खिलाड़ी जो है हरियाणा का, जो उस टाइम पे जो बात थी उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं गई, और जब ओलंपिक वगैरह आते हैं तब उनको इतना प्रिविलेज दे देते हैं कि बस अब हमारी आंखों का तारा यही है। जब वो वहां पर पिट रही थी, सारे काम हो रहे थे, तब उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। और जब ओलंपिक में गई तो पूरे पूरे प्रदेश का ध्यान उसी के ऊपर था कि भाई मेनली तो चीज वही हुई थी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। बिल्कुल, लेकिन क्या राजनीति में, जैसे उन्होंने कहा उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए था, आपको लगता है कि राजनीति में आकर एक खिलाड़ी को भी आवाज उठाने का अधिकार है? उन्होंने जो कदम उठाया वो सही है? सबके अपने अपने राइट्स होते हैं मैम। उसे जब वो खेल रही थी तब उसकी बात नहीं सुनी गई, शायद अब सुन ले कोई, हो सकता है। लड़कों से भी पूछ लेते हैं, है ये पहलवानों का मुद्दा, ये सब मुद्दे हैं? बिल्कुल है मैम। और अभी जो हुए थे, और अब जैसे अभी आपने सवाल पूछा है कि उनको राजनीति में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, उन्होंने अपनी तरफ से संघर्ष किया। उस चीज
के जवाब में उन्हें क्या मिला है वो जानते हैं। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये महसूस किया कि संघर्ष से हम बदलाव नहीं ला सकते, बदलाव लाने के लिए हमें अपने हाथ में ताकत चाहिए, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि अगर आपके हाथ में पावर है तो ही आप चेंज ला सकते हो। तो ये जो फैसला है कि हाँ भाई मैं पावर के साथ ही चेंज लेके आ सकती हूँ, ये मेरे को लगता है कि पूरी तरह से जायज है उनका फैसला। क्योंकि अब जैसे वो साक्षी मलिक हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, मैं अपनी संघर्ष की लड़ाई ऐसे ही लड़ती रहूंगी पहलवान बन के। तो ये हर किसी की अपनी सोच है। उनको लगता है कि भाई वो पहलवान बन के ही बदलाव ला सकते हैं, तो वो अपनी जगह सही है। विनेश फोगाट है, उनको लगा कि भाई नहीं, मेरे को सत्ता में आके ही मैं बदलाव लेके आ सकती हूँ, तो उन्होंने अपना वो रास्ता चुना है। तो ये तो इंडिविजुअल फैसला है, लेकिन इसमें हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनको ठीक देखते हैं या गलत देखते हैं, कि भाई उनके साथ जो हुआ था वो ठीक था या गलत था। उस पे हमें डिसाइड करना है कि हमें विनेश फोगाट को फिर चंडीगढ़ पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है और तमाम मुद्दों पर बात हो गई है। एक और सवाल जो सोनीपत में आके पूछना बहुत ही वाजिब है, क्योंकि इसको हुडा का पावर सेंटर कहा जाता है, हुडा का गढ़ कहा जाता है। तो हुडा वर्सेस सैनी कैसे सोचती है यहाँ की जनता? सैनी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत कम दिनों का है, लेकिन क्या वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, क्योंकि आगे सीएम के लिए भी प्रोजेक्टेड हैं, या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और डिक्लेयर्ड सीएम तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कांग्रेस आई सत्ता में तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री। कैसे देखते हैं दोनों नेताओं को? यही मैम, जो अच्छे काम करेगी, अच्छा रोजगार देगी, अच्छी शिक्षा नीति बनाएगी, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेगी। यहाँ है हुडा जी का दम है मैम शायद। हाँ? है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हुडा जी का दम है यहाँ पे? हम जरूर है। हाँ? पुराने नेता हैं यहाँ के मैम, तो फर्क तो पड़ेगा उनका जब कहीं के आप हो और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और अपने तरीके से चीजें कर रहे हो, तो होगा जरूर। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, और इन बड़े नेताओं को सुनकर देखकर आप अपना वोट चुनते हैं, या फिर मोदी जी राहुल जी को सोच के वोट करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे, लोकल मुद्दे? नहीं मैम, हम अपने मुद्दों पे लेके वोट देते हैं मैम। रोजगार को लेके मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो यही मैम, रोजगार मैम काफी मतलब हद कम मिल रहे हैं मैम सभी को, तो मैम रोजगार का मुद्दा मेरे लिए मेन मुद्दा है मैम। तो अभी तो आप लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि मैं यहाँ से पढ़ के निकलूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी? मैम काफी वो कंपटीशन हो गया मैम सभी चीजों में मैम। काफी मैंने एक सीट के लिए मैम काफी बच्चे फॉर्म भर देते हैं मैम, सर उसके लिए। सीनियर्स ने डरा तो नहीं दिया बहुत आपको, भाई बहुत मुश्किल है भाई, ऐसा तो नहीं है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, बट फील होता है मैम ये, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं मैम आगे, फिर 2-3 एग्जाम देने के बाद फिर पता लगता है कितना हाई कंपटीशन है मैम इस चीज को लेके मैम। तो क्या चाहते हैं आप? सरकारों को क्या करना चाहिए? मैम गवर्नमेंट जॉब और होनी चाहिए, हाँ ज्यादा निकालनी चाहिए। स्ट्रक्चर का मुद्दा हो, और जो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि जो आप वायदे करते हैं 5 साल में कि हम आपके लिए इतना विकास करेंगे, और जब आप नहीं करते हैं तो जनता के कटघरे में आप खड़े होते हैं। और ये सवाल युवाओं का पूछना एक बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ हमारे देश को जाते हुए दिखाता है, और ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया युवाओं की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सत्ता का संग्राम अपने रथ को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की पूरी सरगर्मी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 5 तारीख को मतदान है और फिर 8 को नतीजे, पता चल जाएगा किसमें कितना दम। और शाम को हमारे साथ जरूर जुड़िएगा हमारे डिबेट में, जब हम स्थानीय नेताओं से यही सवाल पूछेंगे जो इन युवाओं ने उठाया है, और उनसे जवाब लेंगे। फिलहाल युवाओं से चर्चा में इतना ही। कैमरामैन श्यामवीर के साथ अभिलाषा पाठक, अमर उजाला के लिए सोनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।